हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। हमें यहाँ 1 अप्रैल 2026 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसमें जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको कवर करेंगे। हम फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी डेवलप हो सके। यहाँ जो की पॉइंट्स होंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो हाईलाइटेड होंगे ताकि आप बाद में रिवीजन भी कर सकें। सो आपके ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर के द्वारा एक वक्तव्य के दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में जो नक्सल एज ए इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट था वो लगभग लगभग समाप्ति के कगार पर है। इसीलिए ये न्यूज़ में है और ये एक एडिटोरियल पेज का न्यूज आर्टिकल है। ऑथर एक IGCRPF रह चुके हैं। इस पूरे कॉलम में उन्होंने बताया कि कैसे टू प्रोन्ज स्ट्रेटजी के द्वारा इस नक्सल जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट था उसको एलिमिनेट किया गया है। तो आइए समझते हैं इंडिया में ये कैसे शुरू हुआ। इंडिया में नक्सली मूवमेंट 1960 के दौरान ये शुरू हुआ। ये जो है माओइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। माओइस्ट जो है चाइना के कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग, इनसे इंस्पायर्ड है। माओ जेडोंग चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो 1949 में हुआ था उसके लीडर थे और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके फाउंडर थे। तो जो कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। सो उन्हीं की आइडियोलॉजी से रिलेटेड ये नक्सली मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ था और इनका मेन फोकस है रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनका सपोर्ट लेकर ये मूवमेंट माओइस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा चलाया जाता है और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया जाता है। इस वजह से ये 1960 से लेकर 2000-2010 के बीच इनका ये पीक पीरियड था। उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट से इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया टाइम टू टाइम। आप न्यूज में देखते होंगे पहले, अगर इससे आप परिचित होंगे तब, कि आए दिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान शहीद होते थे और लैंड माइंस और इस तरह के अटैक से हमारे काफ़ी सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं। सो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इसको एक स्ट्रैटजी के तहत इस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को एलिमिनेट किया है और वो स्ट्रैटजी टू प्रोन्ज स्ट्रैटजी है, वो है सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट। सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक तरफ हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो ऑपरेशंस चलाती है जिसमें जो माओइस्ट या नक्सली के इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं, इनके जो पर्सन्स होते हैं, उनको आइदर सरेंडर करवाया जाता है या फिर अगर वे सरेंडर नहीं करते हैं तो मारे जाते हैं। सो अभी हाल फिलहाल 2025 में यूनियन होम मिनिस्टर ने ये वक्तव्य दिया था कि हम 2027 तक नक्सली मूवमेंट को, ये जो नक्सली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो उसी के रिस्पॉन्स में ये वक्तव्य के दौरान इन्होंने ये साझा किया है। तो 2025 में एक ऑपरेशन चलाया गया जो छत्तीसगढ़ तेलंगाना इसके बॉर्डर पे एक जगह है करेगुट्टा। इस जगह पे एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें कि नक्सली मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, सरगना थे, उनको मार गिराया गया था और बहुत लोगों ने इस ऑपरेशन के बाद सरेंडर भी किया था। आप कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के। सो ये तो हुआ आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था। दूसरा है डेवलपमेंट स्ट्रैटजी। डेवलपमेंट स्ट्रैटजी में जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड, पहले क्या होता था, नक्सली आते थे, अटैक करते थे और जंगल में चले जाते थे और जो आर्म्ड फोर्सेस है वो उन एरियाज़ को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज ये नक्सली जो है मोस्टली ट्राइबल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़, उन एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं। सो उन एरिया में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, ये रोड को लैंडमाइन से उड़ा देते हैं। सो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो ऑपरेशन मोड में इस रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया गया, रोड बनाया गया और उन एरियाज तक आर्म्ड फोर्सेस के एक्सेस को स्ट्रेंथन किया गया और तब जो है उनका ऑपरेशन जो है
मोर सक्सेसफुल होने लगा। इसके बाद मोबाइल कनेक्टिविटी, इसको जो है दो तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूज किया। पहला, मोबाइल कनेक्टिविटी से जो वहाँ के लोग हैं, रूरल एरियाज़ के लोग, दूसरे एरियाज़ के जो मेन स्ट्रीम है उनसे इनका कांटेक्ट हुआ। बिकॉज मोबाइल एक कम्युनिकेशन का जरिया है, आप दूसरे जगह के लोगों को लाइफ को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो एक तो जो मेन स्ट्रीम का लाइफ है उसको एक्सेस कराया गया, और दूसरा जो इस मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए जो इंटेलिजेंस है उसको गैदर किया गया, और ये आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो ये टू प्रॉन्ज स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट, इन दोनों से ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी जो नक्सली मूवमेंट था इसको लगभग लगभग अब तक समाप्त कर दिया गया है। बिकॉज इसके बहुत सारे जो मेन लीडर्स थे वो मारे गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं, कुछ अभी बचे हुए हैं। सो सदन में होम मिनिस्ट्री का ये वक्तव्य आया है कि ये लगभग समाप्ति की ओर है। आई होप नक्सली मूवमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो इसमें समझने वाली बात है समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ये सी राजा मोहन इनके द्वारा लिखा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के जाने माने फेस हैं जो रेगुलर कॉलम लिखते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। सो इन्होंने अपने कॉलम में ये सजेस्ट किया है कि जो हमारा नेबरहुड है, अभी जो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आया है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो टैरिफ और ट्रेड वॉर चल रहा है, उस बीच हमारे लिए नेबरहुड पॉलिसी जो है एक रिविजिट करने का समय है। एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने आप को नेबरहुड के साथ जो रिलेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और ट्रेड पॉलिसीज़ को, और उनका ये सजेशन है कि हम इन कंट्रीज़ के साथ जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करें, जिससे हमारा ट्रस्ट बढ़े और फिर रीजनल स्टेबिलिटी और ग्रोथ उससे डिराइव होगा। सो अपने इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि जहां ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, टैरिफ, सैंक्शंस, डिसरप्शंस, और आए दिन हम जो देखते हैं हमारे नेबरहुड में जो रेजीम चेंजेज हुए हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा हुए हों या फिर किसी तरीके से हुए हों। जैसे कि आप अफ़गानिस्तान को ले लें, जैसे कि आप बांग्लादेश को ले लें, अभी नेपाल को ले लें, उसके बाद श्रीलंका सबसे पहले हुआ था, मालदीव्स को ले लें। तो इन जगहों में जो रेजीम चेंज हुआ था या फिर इलेक्शंस के दौरान ही चेंज हुआ था, बट कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इंडियन डिप्लोमेसी जो है, जो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी जो है वो स्लाइड पे है। बिकॉज जो इंडिया के फ्रेंडली गवर्नमेंट थे इन कंट्रीज़ में, वे उनको रिप्लेस करके वैसे गवर्नमेंट वहाँ आ गए हैं जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट का सपोर्ट लेकर के पावर में आए थे, जैसे कि मालदीव हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओली थे। सो ये बोला जा रहा था कि इंडियन नेबरहुड पॉलिसी जो है डिक्लाइन पे है। बट अगर आप हाल फिलहाल के दिनों में देखेंगे तो चाहे वो अफ़गानिस्तान को ले लें, हमारा जो तालिबान के आने के बाद हमारा जो पॉलिसी एडजस्टमेंट था, उसके बाद बांग्लादेश में जो हसीना गवर्नमेंट थी जब वो गई, शेख हसीना गवर्नमेंट थी जब वो गई, तो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है इसके साथ हमारा रिलेशन हो, और फिर अभी नेपाल में जो नया गवर्नमेंट बलहिन शाह के लीडरशिप में चुन करके आया है, या फिर मालदीव में हो, आप देखेंगे कि जैसा बोला जा रहा था कि हमारे रिलेशंस इन नेबरहुड के साथ डिक्लाइन पे हैं, बट आप अफ़गानिस्तान को ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से हमने पॉलिसी एडजस्टमेंट किया, किस तरह से हमने पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाए रखा। कोई भी गवर्नमेंट हो, बट हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखा और पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाए रखा। लेकिन ऑथर के द्वारा कहना ये है कि जो हमारा पहले का पॉलिसीज था वो पॉलिटिक्स फर्स्ट था, मतलब कि हम पॉलिटिकल लेवल पर इंगेजमेंट हमारा ज़्यादा था, बट ट्रेड लेवल पर उस हिसाब से इंगेजमेंट नहीं था।
जैसे कि ये कहा जाता था कि इंडिया जो है इन जो छोटे छोटे देश हैं एक बिग ब्रदर की तरह रहता है, तो ये माइंडसेट चला आ रहा था। तो ऑथर का कहना है कि इस माइंडसेट को हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है और हम लोग को पॉलिटिक्स फर्स्ट से ट्रेड फर्स्ट पॉलिसी की ओर शिफ्ट करना चाहिए। और इस ये जो अभी वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि इंडिया के साथ साथ ये कंट्रीज बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ये भी अफेक्ट हुए हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस अपॉर्चुनिटी का जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हम अपना ट्रेड रिलेशन इन कंट्रीज के साथ मजबूत कर सकते हैं ताकि वे भी डेवलप करें और ये जो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए उसको हम ग्रैब कर सके। ऑथर का कहना है कि चाइना से हमारा एक काफ़ी बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसके बावजूद भी हमारा ट्रेड जो है चाइना से काफ़ी लार्ज है। और कंपेरिजन तो इन कंट्रीज से इनको एक साथ भी अगर जोड़ दिया जाए तो चाइना का मुकाबला नहीं करता। सो ऑथर का कहना है कि चाइना से ट्रेड डेफिसिट के बावजूद भी हमारा ट्रेड जो है चाइना के साथ लार्ज साइज का है, तो हम क्यों ना इन कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड को रिविजिट करें, जिससे पूरे साउथ एशिया को एक इंटीग्रेटेड वे में देखना चाहिए और उससे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होए उसको ग्रैब करना चाहिए, ताकि इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड से हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी, उससे इन एरियाज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। बिकॉज कोई भी कंट्री जो है जिससे इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हैं उनसे पॉलिटिकल संबंध भी बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। और जो सार्क में एक पाकिस्तान की वजह से एक स्टैग्नेशन सा आ गया है, तो सार्क के बियॉन्ड हमको देखना चाहिए। सो ये ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, उसमें रीजनल सप्लाई चेन को बूस्ट करना, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना और मार्केट एक्सेस दोनों कंट्रीज़ के लिए इसको इंश्योर करना, ताकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का फ्लो जो है उसको बेहतर किया जा सके और ऑल ओवर इकोनॉमी और ट्रेड को एक दूसरे से बेनिफिट मिल सके। इस तरह से हम ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर में जो शॉर्टेज हो सकता है और फ्यूचर में ये शॉर्टेज हो सकता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो शॉर्टेज हो सकता है उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और इस शॉर्टेज से एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकता है, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। सो ऑथर के द्वारा कहा गया है कि दो हालांकि पिछले साल मॉनसून अच्छा रहा था, इसलिए जो पैदावार अच्छी हुई थी और जो ग्रेन है उसका फूड स्टॉक जो है उसका भंडार जो है अभी काफ़ी अच्छा है। बट फिर भी आने वाले मॉनसून सीजन में अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इनके सप्लाई चेन में डिसरप्शंस होती है तो इंडिया के एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा और फिर ये इन्फ्लेशन की ओर इशारा करता है। सो ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कौन कौन से हैं ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर का एक मेन पार्ट जो है यूरिया है। इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम ये इनपुट्स हैं जिससे कि फर्टिलाइजर बनाया जाता है। और यूरिया के लिए पर्टिकुलरली अमोनिया ये जो है इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। और अमोनिया और पोटेशियम इस तरह के फर्टिलाइजर जो है इसके लिए हम इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंस है। डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरिएट ऑफ पोटास इनका इंपोर्ट जो है गल्फ कंट्रीज, रसिया, बेलारूस इन कंट्रीज से काफ़ी हद तक हम इन पे डिपेंडेंट हैं। और जब स्टेट ऑफ हुर्मुज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिसरप्ट होता है तो इनके सप्लाई चेन पे इफेक्ट आता है, जिससे जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है वो बैडली इफेक्ट होगा और फिर वो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा। जो पेस्टिसाइड है वो नैप्थलीन बेस्ट, मतलब कि ये एज ए इनपुट उसमें दिया जाता है और इसके लिए हम 55% गल्फ कंट्रीज पे रिलाई करते हैं। सो अगेन अगर पेस्टिसाइड इनका सप्लाई इनफ नहीं होगा
तो पैदावार इफेक्ट हो सकता है, और अगर पैदावार इफेक्ट होता है तो और उससे फूड इन्फ्लेशन आने का खतरा हो सकता है। तो ऑथर के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि इस जो सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आया है, इसको कैसे भी करके गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर किया जाना चाहिए कि फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी जो है, जो नियर टर्म जो मानसून आ रहा है, उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। सो इसमें प्रीलिम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, नैप्थलीन बेस्ड प्रोडक्शन, नैप्थलीन बेस्ड पेस्टिसाइड्स, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। ये न्यूज में है बिकॉज एक हॉल्ट के बाद इससे रिलेटेड फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है। बीते कुछ समय से इस फंडिंग को लेकर कुछ इरेगुलरिटीज वो आ रहे थे, इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके फंड के रिलीज को हॉल्ट कर दिया था। अब ये फिर से रिलीज हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। जल जीवन मिशन रूरल एरियाज में 2028 तक हर घर जल ये टारगेट रखा गया है, जिसमें 19 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा। इस स्कीम को 2019 में शुरू किया गया था, और तब जो है जो रूरल एरियाज था उसमें टोटल 16% हाउस होल्ड ही कवर थे जहाँ की टैप वाटर कनेक्शन था। 2019 से लेकर अभी तक 2026 तक लगभग कुल 15 करोड़ हाउस होल्ड के पास टैप कनेक्शन है, मतलब कि लगभग 12 करोड़ हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड ऐड हुए हैं, जो कि टोटल रूरल हाउस होल्ड का 81% है। इसका टोटल फाइनेंशियल आउटले जो है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इसका 8.69 लाख करोड़, पहले ये 3.6 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर 8.6 लाख करोड़ कर दिया गया है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है 3.5 लाख करोड़ है, और इसमें जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है। इसका जो अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव देखें तो 55 लीटर पर कैपिटा ड्रिंकिंग वाटर, ये पर्टिकुलर टारगेट रखा गया है। इसकी ये खास बात ये है कि इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जिस अग्रीमेंट में ये कहा गया है कि ये फंड तभी रिलीज किए जाएंगे जब स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर करेगी कि ये फंड जिस ऑब्जेक्टिव से रिलीज हुए हैं उस ऑब्जेक्टिव में 100% पहुंच पाएंगे। सो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच अग्रीमेंट हुआ है। जल जीवन मिशन 2 जो है अभी 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब कि ये प्रोग्राम जो है 2028 तक, ये स्कीम जो है 2028 तक चलेगा, और इसके तहत लगभग 19 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा, जिसमें कि टैप वाटर कनेक्शन को अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है सिसिली आइलैंड। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस दौरान यूएस एयरफोर्स को इस सिसिली आइलैंड में सिग्नोला बेस, जो एक नाटो का एक बेस है, उसका एक्सेस चाहिए था, बट इटली ने डिनाई कर दिया है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। ये सिसिली आइलैंड है, ये इटली है, ये इटली के अंडर में है, ये एड्रियाटिक सी है, आयोनियन सी है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, और ये एजियन सी है। तो आपको इस सिसिली आइलैंड का लोकेशन याद रखना है और ये किस कंट्री के अंडर में है ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।